नमस्कार दोस्तों। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे उन पेशेंट्स के जो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से वो पूछ नहीं पा रहे थे या किसी वजह से उनको इनके आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। तो हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पेशेंट्स क्वेरी। एंड मैं आपको बता के बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आज पहले ही एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज अरोड़ा, हु इज प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड हेड नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन इन मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। तो सर, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है एक पेशेंट का कि जब हम डायलिसिस कराते हैं तो कुछ लोगों का बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, दो टर्म्स इसको बोलते हैं। वन इज इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन। कुछ पेशेंट का बीपी ड्यूरिंग डायलिसिस बढ़ने लगता है, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे गए। और कुछ पेशेंट्स का बीपी ड्यूरिंग डायलिसिस फॉल होने लगता है, मतलब हर बार उनको बीपी की गिरावट आती है और उनके पानी भी बंद करना पड़ता है, डायलिसिस भी बंद करना पड़ता है। सो दो अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके वेट गेन का, कि आप दो डायलिसिस के बीच में कितना वेट गेन करके जाते हैं। अगर बहुत एक्सेस वेट गेन करेंगे और उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बीपी उससे पहले ही फॉल कर जाता है जब हम उतना नहीं निकाल पाते। कुछ पेशेंट में ये देखा गया इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंशन भी इसलिए क्योंकि उनका सॉल्ट रिटेंशन ज़्यादा था, तो उनका सॉल्ट इंटेक कम हो, दो डायलिसिस के बीच में उनका वेट गेन कम हो तो उनका बीपी स्टेबल रहता है। प्लस अगर बॉडी ओवर हाइड्रेटेड रहेगी, ओवर एडिमेटस रहेगी तो उनका बीपी हाई रहेगा। अगर आप बहुत सुखा देंगे तो बीपी फॉल होने लगेगा। देन डायबिटिक पेशेंट्स में और भी ज़्यादा देखा जाता है कि दे आर डिफिकल्ट टू मेंटेन द आइडियल वेट, कि कितने वेट को वो मेंटेन करें। बट ये दोनों में ही हमें इंडिविजुअलाइज पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। जिसका बीपी बार बार गिर रहा है उसमें हमें फैक्टर्स देखने चाहिए कि ओवर पानी तो नहीं निकाला जा रहा, कोई ओवर मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे, वो सुबह बीपी की दवाई लेके तो नहीं आते। आप जब सुबह उन्हें मना करें कि बीपी दवाई ना लेके आए तो हम बेटर पानी निकाल पाते हैं। ऐसे ही जिन पेशेंट का बीपी बढ़ता है ड्यूरिंग डायलिसिस, उनमें बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो सुबह बीपी की दवाई लेके नहीं आए बिकॉज किसी ने उन्हें कह दिया, किसी कलीग ने, किसी टेक्नीशियन ने, कि बीपी की दवाई नहीं लेनी होती जिस दिन डायलिसिस है। और वो जब आए तो बीपी पहले ही 160, 170 था और जब तक डायलिसिस किया तो 200 में पहुंच गए। सो वी हैव टू इंडिविजुअलाइज, आस्क देम कि ऐसा मत करिए। प्लस कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो डायलिसिस के दौरान निकल जाती हैं। अगर वो वैसी मेडिकेशन लेके आएंगे तो बीपी के दौरान जब उनका बीपी फिर वापस शूट करेगा बिकॉज वो मेडिसिन ड्यूरिंग डायलिसिस निकल गई, जब उनका इफेक्ट ही खत्म हो गया तो बीपी बढ़ने लगेगा। तो वी हैव टू चूज दैट काइंड ऑफ मेडिकेशंस कि जिसका बीपी बढ़ रहा है डायलिसिस में कौन सी दवाई लेके आनी है, कितनी डोज में लानी है। बट वन पेशेंट वेरीज विद द अदर। बहुत सारे फैक्टर को हमें इसमें डिलीनेट करना होता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में फैक्टर ए, बी, सी, डी विच आर कंट्रीब्यूटिंग एंड वी टारगेट दैट। दूसरे पेशेंट में हमें पता चलता है कि बिल्कुल अलग फैक्टर्स हैं। सो दीज आर द कॉमन रीजन जिसकी वजह से हमें इंडिविजुअली इस पेशेंट को देखना चाहिए, ना कि जनरलाइज कि सबका ऐसे बीपी कंट्रोल होगा या सबका ऐसे वेट निकलेगा। तो दे शुड कॉन्टैक्ट देयर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड डिस्कस इन डिटेल कि मेरे साथ ये दिक्कत है एंड वी आर देयर टू सॉल्व दैट। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है सर। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास वो बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन ये रेज किया गया है कि क्या वियाग्रा की गोली एक पेशेंट ले सकता है डायबिटीज या हाइपरटेंशन या डायलिसिस के दौरान? ओके, देखिए जैसे जैसे किडनी फेलियर एडवांस होता रहता है, इवन दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन। हमारे हिंदुस्तान में एक रिवाज है कि हम इसे डिस्कस नहीं करना चाहते, इसको हम एक स्टिग्मा मानते हैं। इवन पेशेंट अपनी एज देखते हैं, कभी वो ये सोचते हैं कि रिलक्टेंट रहते हैं कि हम अपने डॉक्टर से बात कैसे करें, जबकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड एनी डायलिसिस पेशेंट और एनी किडनी पेशेंट दे हैव फुल राइट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, राइट? सो एज अ नेचुरल कोर्स क्या होता है जब पेशेंट डायलिसिस पे होता है, दे हैव अ लॉस ऑफ लिपिडो, they have a erectile dysfunction which is seen very common but not often discussed. So it is duty of doctor as well as the patient both that they should go hand in hand, they should talk to each other. बहुत बार क्या होता है कि डायलिसिस फैसिलिटी में जब आप राउंड लेते हैं तो वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते बिकॉज इधर भी पेशेंट है उधर भी पेशेंट है। तो they should come and meet their nephrologist and definitely they are treatable things and there are medications like you are talking about Viagra. You know, Viagra's medication can be given but not over the counter. Right. You have to find out the risk factor for a patient. कि cardiac patient तो नहीं है, Right. BP uncontrolled तो नहीं है, whether it will suit or not, what dose to be given. तो ये सारा जो जिम्मेदारी है वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट की है कि वो आके बात जरूर करें। But there are ways because ये natural loss हुआ उनको because of the kidney failure. They didn't want, but it happened. So once the treatment or modalities, psychological, moral support as well as their medication can help to fight with these, but this they have to be open to discussion
दे हैव टू कम एंड मीट यू इन चैम्बर कि मैं ऐसे ऐसा फेस कर रहा हूँ, आई वांट टू हैव अ नॉर्मल लाइफ, राइट। बहुत बार यही एक कॉमन रीजन देखा गया है दैट डायलिसिस ऑलवेज डन वेयर देयर आर 10 20 30 पेशेंट्स एंड गेटिंग डायलिसिस, हाउ कैन दे टॉक? बट यस, द मेडिकेशन एग्जिस्ट एंड डेफिनेटली दे कैन टॉक टू अस। रियली थैंक यू सर। तो एक थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या नेल में इन्फेक्शन होना कॉमन है, सबको होता है या किसी किसी लोगों को ही होता है? नहीं, अगेन मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इम्यूनिटी वीक है तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन होंगे, खाली नेल्स में क्यों, यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया, फ्लू बार बार होना, तो फंगल इन्फेक्शन होना, दे आर वेरी कॉमन। नेल में भी सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। तो हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो हाइजीन नहीं रखेंगे तो कभी मुंह में कभी नेल्स में फंगल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। टाइमली नहीं दिखाएंगे तो कभी ट्रीटमेंट नहीं होगा। मेडिसिन जो भी बोलेंगे उसका इंटरेक्शन हमारी ट्रांसप्लांट मेडिसिन से तो हमसे पूछे बिना नहीं लेना। सो दे हैव टू इन्वॉल्व अस, टॉक टू अस कि ये दिक्कत शुरू हुई है तो उसे वहीं पर ही ठीक करा जा सकता है। इट इज नॉट ए कॉमन कि सबको नेल इन्फेक्शन होना ही होना, रादर यू कैन प्रिवेंट इट। थर्ड इंपॉर्टेंट है राइट डोजिंग। अगर डोज ओवर ले रहे हैं तो इन्फेक्शन की हमेशा टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। अगर अपनी इम्यूनिटी मेडिसिन को, जो इम्यूनिटी सप्रेस की मेडिसिन है, राइट डोज मिलेंगे तो इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, बट दे आर ट्रीटेबल। ग्रेट सर। एंड वाटर रेस्ट्रिक्शंस कुछ पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या ये बहुत ज़रूरी है? हाँ, डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ सीकेडी, डिपेंडिंग अपॉन वो हार्ट पेशेंट है कि नहीं, उनके हार्ट फंक्शनिंग कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन वो डायलिसिस पे है, डायलिसिस पे कितना यूरिन आता है, इन 4 फैक्टर पे उनका वाटर इनटेक डिपेंड करेगा। स्पेशली डायलिसिस पेशेंट्स में हम इसलिए वाटर रिस्ट्रिक्शन रखते हैं क्योंकि टेकिंग टू मच ऑफ वाटर उनको आईसीयू में ले जाता है, क्योंकि सांस फूल जाती है। सांस फूलते ही डायलिसिस जिस दिन ड्यू होता है उससे पहले उनका सांस फूलने लगता है एंड देन लेटर बी इमरजेंसी, राइट। तो अवॉइड दैट वी आस्क देम कि हैव अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर। सेकंड इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट बहुत यूरिन प्रोड्यूस करते हैं तो हम बोलते हैं इक्वल बैलेंस रखें। 1 लीटर यूरिन आता तो 1 लीटर आराम से पानी पी लें, 1.5 आता तो 1.5 लीटर पी लें। लेकिन अगर यूरिन नहीं आता और तो वो 3 लीटर पानी पिएंगे तो डेफिनेटली उतना टेंडेंसी नहीं है कि वो निकल पाए, यूरिन है तो उनको सांस फूलने की टेंडेंसी रहती है। तो यस, वाटर रिस्ट्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट फॉर एवरी पेशेंट, बट यस मोस्ट ऑफ द पेशेंट हु आर ऑन डायलिसिस। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सर, प्यास बुझाने के लिए ऐसी क्या चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए? जूसेस नहीं लेने, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, कोकोनट वाटर नहीं पीना। अच्छा। हाँ, यस, बिकॉज स्पेशली किडनी पेशेंट एज द किडनी डिजीज एडवांसेस उनको पोटेशियम बढ़ने की टेंडेंसी रहती है और इन सब में पोटेशियम नहीं है। सूप्स अवॉइड करने, राइट, दीज आर ऑल हैव टू बी अवॉइडेड, जो एक कॉमन मैन सबसे पहले पीता है। सिमिलरली आई विल सजेस्ट देम कि उनको कुछ मेडिकेशन भी हमारी ऐसी है जिससे मुंह सूखता है ना, तो डेफिनेटली दे हैव टू रेस्ट्रिक्ट, और आई विल सजेस्ट देम टू हैव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मे बी मोर फ्रीक्वेंट rather than having large quantity and then more frequent, वो तो उनको वाटर गेन की तरफ ले जाती है, फिर उनका सांस फूलने लगता है। बट लिमिटिंग द क्वांटिटी सो दैट वो 1 लीटर को धीरे धीरे कंज्यूम करें rather than एकदम करने के, ये उन्हें करना पड़ेगा। सर मुझे नहीं पता कि अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे, लेकिन एक क्वेरी आई है तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर कि अ पेशेंट हैड अ क्रिएटिनिन ऑफ 6.9 and he is operated for AV fistula 3 days ago and he got discharged next day without any problem. Suddenly after 1 day nausea, vomiting and diarrhea happened and AVF operation was normal. He was unable to drink or eat anything since it gets vomiting. Is this regular after operation or any medicines to solve this sir? हाँ, I think most likely या तो ये एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड हुआ है, किसी एंटीबायोटिक जो उनको नहीं सूट करी, क्योंकि एंटीबायोटिक एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट वैरी करती है, किसी को सूट करती है, किसी को किसी से डायरिया होता है, किसी को किसी से डायरिया होता है। सेकेंडली पेन केयर सबसे सेफ अल्ट्रासेट मानी जाती है, जिसका कॉमन साइड इफेक्ट हम नॉजिया और वॉमिटिंग देखते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने अल्ट्रासेट दर्द के लिए ली हो जिसकी वजह से उन्हें नॉजिया वॉमिटिंग हुआ। इट इज नॉट रिलेटेड टू सर्जरी बट इट मे बी रिलेटेड टू मेडिकेशंस। सेकेंडली ये भी हो सकता है जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है उसकी वजह से भी ये शुरू होता है। थर्ड लास्ट आई की पॉसिबिलिटी कि शायद इन्फेक्शन हुआ उनका जिसकी वजह से उन्हें डायरिया भी हुआ और वॉमिटिंग पे कुछ ऐसा खाया और वो को रिलेशन हो गया कि सर्जरी हुई तो उसके बाद ही डेवलप हो गया। बट पहला दूसरे तीसरे में पहले मैं मेडिकेशन स्क्राइब करूँगा। सेकेंड कैन बी एनीथिंग की एनी इन्फेक्शन विच कैन कॉज इट, है ना, तो दे शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू देयर नेफ्रोलॉजिस्ट अगर ऐसा होता है। इट इज ट्रीटेबल। हो सकता है उस दिन यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, ये 3 दिन 4 दिन पहले 6.9 था, अगर आप 8 है तो भी दैट पेशेंट नीड्स डायलिसिस। अगर क्रिएटिनिन यूरिया स्टेबल है वो स्टेबल है बट क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ये सिम्टम को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि कैन बी ट्रीटेड एट होम विदाउट सीइंग द नेक्स्ट रिपोर्ट्स और द इमीडिएट।
आई एम रियली थैंकफुल सर, आपने पेशेंट्स की क्वेरीज की इतने आसानी से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं। Always welcome for the patients, and we all should work better and better and better and more for the patients. Absolutely. So we are thankful to Dr. Manoj Arora for all his valuable inputs, और इसी तरह की सीरीज हम लोग आपके सामने पेश करते रहेंगे। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर मनोज अरोड़ा से किसी तरह से कांटेक्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उनसे जुड़ने की, उनसे कांटेक्ट करने की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। थैंक यू।